नमस्कार साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से चला रहे होंगे। तैयारी सुचारू रूप से आपकी चल रही होगी। अ, साथियों, पिछले सेशन में हम लोग नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद पर चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने नकारात्मक उदारवाद के बारे में तमाम पहलुओं पर चर्चा की। हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो दो प्रकार का होता है, नकारात्मक उदारवाद कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। उदारवाद का क्या होता है, ये प्रारंभिक रूप होता है जो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा है ना। मैंने आपको बताया होगा इसमें। तो मैंने आपको बताया मेरे साथियों, ये जो नकारात्मक उदारवाद होता है, हम प्रकारों पर चर्चा कर रहे थे और नकारात्मक उदारवाद के प्रकारों में हमने जाना कि नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद दो प्रकार का होता है। एक होता है राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद, दूसरा होता है आर्थिक नकारात्मक उदारवाद। तो जो राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद होता है, अपनी कॉपी खोल करके बैठिएगा, रिवीजन करते चलें। मैंने आपको बताया कि जो राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद होता है, इसके जो जनक हैं वो जॉन लॉक को माना जाता है। जनक किसको माना जाता है? लॉक को इसका जनक माना जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो अपने आगे इनके विचारों को बढ़ाने वाले थे बेंथम, तो लॉक के विचारों को आगे बढ़ाए बेंथम ने नकारात्मक उदारवाद के रूप में, राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद के रूप में। और चरम सीमा पर जो पहुंचाने वाले थे वो थे स्पेंसर। तो चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? स्पेंसर ने पहुंचाया। वही मैंने आपको बताया होगा आर्थिक नकारात्मक उदारवाद में किसके जनक कौन है भैया? एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ हैं, है ना। इन्होंने, इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, इसी में इन्होंने क्या दिया है? लेसस फेयर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए? अकेला छोड़ देना चाहिए। कहाँ पर अकेला छोड़ दो भैया? कहाँ पर? आर्थिक क्षेत्र में। बाजार में खुला अकेला छोड़ देना चाहिए। यानी कि आर्थिक क्षेत्र में जो राज्य है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, भी वह हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। आर्थिक क्षेत्र में होता है लेसस फेयर का सिद्धांत। तो किसने दिया? एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में। एडम स्मिथ के विचारों को आगे बढ़ाने वाले थे माल्थस। और चरम सीमा पर जो पहुंचाया आर्थिक नकारात्मक उदारवाद वो रिकार्डो ने मजदूरों के लौह नियम का प्रतिपादन किया और जो माल्थस थे उन्होंने जनसंख्या के नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है भाई। तो इतनी बात हमारी हुई थी। उसमें भी हम लोग बात कर रहे थे राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद पर। तो हम लोगों ने देखा कि भैया लॉक को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। लॉक के बारे में हमने आपको बताया था कि लॉक ने क्या माना। लॉक ने साथियों, लॉक कहते हैं, लॉक के विचारों को भी देखा तो मैंने आपको बताया होगा कि जो लॉक थे, लॉक कहते हैं कि भैया प्रत्येक व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक जन्मजात अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक जन्मजात अधिकार प्राप्त होते हैं और ये जो अधिकार होते हैं सभी व्यक्तियों को समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। ये जो अधिकार होते हैं ये प्रत्येक व्यक्ति को क्या होते हैं भैया? समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। लॉक ने साथियों स्वतंत्रता, है ना, यानी कि लॉक ने स्वतंत्रता का विचार, जीवन का विचार और संपत्ति का अधिकार, ये सभी जो माने ये प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माने। यानी कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार बताया लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के रूप में बताया। और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की अपेक्षा संपत्ति के अधिकार को उन्होंने क्या दिया है? अधिक महत्व दिया। तो जीवन स्वतंत्रता के अधिकार की अपेक्षा उन्होंने क्या दिया है? संपत्ति के अधिकार को भाई साहब ज़्यादा महत्व दिया। बात समझ में आ रही है आपको? और संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार को क्या माना है उन्होंने? समाहित माना। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में संपत्ति के अधिकार को क्या माना भाई साहब? समाहित माना उन्होंने। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार में जीवन का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये इसके अंतर ही आता है, इसके अंदर आता है, अंतर्निहित है इसके। तो संपत्ति के अधिकार को ज़्यादा उन्होंने क्या दी? महत्व दिया जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की अपेक्षा। वही आलोचक है, एक है बाहन। तो बाहन इसका विरोध करते हुए कहते हैं, लॉक का बाहन कहते हैं कि जो लॉक है, लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का आधार व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है। लॉक का साथियों, लॉक को ज़्यादा संपत्ति की ज़्यादा महत्व देने के कारण लॉक को क्या कहा जाता है? पूंजीवाद का भी जनक कहा जाता है। पूंजीवाद का भी जनक कहा जाता है। लॉक कहता है कि भाई ये जो राज्य है, राज्य जो है,
राज्य या सरकार को जो बनाया है वो व्यक्तियों ने बनाया है, और व्यक्तियों के इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना किसका कार्य है, तो इस राज्य का कार्य है या सरकार का कार्य है। यदि राज्य या सरकार इन व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में जो जनता है, जनता उस राज्य या सरकार को हटाकर दूसरे सरकार की गठन कर सकती है। ये सभी बातें मैंने आपको बताई होंगी लॉक के बारे में। आज हम बात करते हैं बेंथम के बारे में। साथी जो बेंथम थे, बेंथम ने मैंने आपको बताया कि लॉक के विचारों को क्या बढ़ाया, इंग्लैंड में आगे बढ़ाया। तो लॉक के विचारों को आगे किसने बढ़ाया, तो बेंथम ने बढ़ाया। और बेंथम ने साथियों लॉक के विचारों को, यानी कि जो राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद है, उसको दार्शनिक आधार प्रदान किया। कैसा आधार प्रदान किया, तो दार्शनिक आधार प्रदान किया। बेंथम ने स्वतंत्रता की अपेक्षा सुरक्षा पर अधिक महत्व दिया। बेंथम ने स्वतंत्रता की अपेक्षा सुरक्षा पर अत्यधिक बल दिया। बेंथम को साथियों उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है। बेंथम को क्या कहा जाता है, उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है। उपयोगितावाद का एक मूल मंत्र होता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। जितने भी अधिकतम व्यक्ति हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी सुख हो सके वो राज्य का कार्य है। तो बेंथम कहते हैं कि राज्य का कार्य है, राज्य का उद्देश्य है व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति करवाना, व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करना। ये राज्य का कार्य उन्होंने बताया बेंथम ने। समझ रहे हैं आप साथियों। बेंथम का एक कथन है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए है। ये कौन कहते हैं, तो बेंथम कहते हैं साथियों। बेंथम जो थे, बेंथम ने साथियों, बेंथम ने कहा कि राज्य कानून बनाकर क्या करेगा, कानून बनाकर व्यक्तियों की सुरक्षा करेगा, व्यक्तियों की सुरक्षा करेगा। बेंथम का एक और कथन है कि कानून क्या है, कानून अनिवार्य दोष है। ये क्वेश्चन, ये जो कथन है ये पूछे जाते हैं साथियों, ये कथन ऐसे ऐसे पूछ ले जाते हैं। बेंथम को क्या कहा जाता है, बेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। बेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का भाई साहब जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। बात क्लियर है। बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बेंथम ने क्या किया, बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बेंथम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समझा जाए, एक से अधिक नहीं समझा जाए। प्रत्येक व्यक्ति को क्या समझा जाए, एक समझा जाए और एक से अधिक नहीं समझा जाए। बेंथम जो थे, बेंथम गुप्त मतदान प्रणाली के समर्थक थे। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई। लिखना स्टार्ट कीजिए फटाफट बेंथम के बारे में, बहुत जल्दी लिखिए। बेंथम, बेंथम के संबंध में लिखें, लिखिए। बेंथम ने इंग्लैंड में लॉक के विचारों को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो लॉक के विचारों को इन्होंने क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। और राजनीतिक उदारवाद को लिखिए, और राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद को दार्शनिक आधार प्रदान किया। दार्शनिक आधार प्रदान किया। बात क्लियर है भैया यहाँ तक, चलिए, है ना। बेंथम ने साथियों स्वतंत्रता की अपेक्षा सुरक्षा पर अत्यधिक बल दिया। लिखिए, बेंथम ने स्वतंत्रता की अपेक्षा बेंथम ने स्वतंत्रता की अपेक्षा सुरक्षा को अत्यधिक बल दिया। तो बेंथम ने क्या किया भाई, बेंथम ने
स्वतंत्रता की अपेक्षा सुरक्षा को अत्यधिक बल दिया। वेंथम को साथियों, वेंथम क्या कहा जाता है? वेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। लिखिए, वेंथम को उपयोगितावाद का वेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। उपयोगितावाद का मूल मंत्र लिखिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख उपयोगितावाद का मूल मंत्र है। उपयोगितावाद का मूल मंत्र है। क्या है भैया? मूल मंत्र है। ठीक, तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख उपयोगितावाद का क्या है? मूल मंत्र है। बेंथम का कहना है, बेंथम का कथन है, बेंथम कहते हैं साथियों कि राज्य का जो उद्देश्य है, राज्य का उद्देश्य है व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करना। लिखिए, बेंथम के अनुसार राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करना, बेंथम के अनुसार राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करना है। बात क्लियर समझ में आ गई भैया यहाँ तक, है ना? बेंथम कहते हैं कि राज्य को कानून बनाकर व्यक्तियों की क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। लिखिए, बेंथम के अनुसार राज्य को कानून बनाकर क्या करनी चाहिए भाई? राज्य को कानून बनाकर व्यक्तियों की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक, तो राज्य को कानून बनाकर व्यक्तियों को क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। बेंथम का कथन है कि कानून अनिवार्य दोष है। बेंथम का प्रसिद्ध कथन है। बेंथम का प्रसिद्ध कथन है कि कानून क्या है भैया? कानून अनिवार्य दोष है ना? ये कौन कहते हैं? तो बेंथम कहते हैं। बात क्लियर समझ में आएगी? बेंथम को साथियों प्रतिनिधि लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। लिखिए, बेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। बेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कहा जाता है।
बेंथम कहते हैं कि बेंथम कहते हैं कि बेंथम बेंथम जो है, लिखिए यहाँ पर लिखिए, बेंथम एक व्यक्ति, बेंथम एक व्यक्ति एक वोट के समर्थक माने जाते हैं, माने जाते हैं। बेंथम का कहना है, बेंथम का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समझा जाए, एक समझा जाए, एक से अधिक न समझा जाए। ठीक, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक समझा जाए, एक से अधिक ना समझा जाए। बेंथम को क्या कहा जाता है? बेंथम को गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थक भी माना जाता है। लिखिए, बेंथम को गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थक कहा जाता है, समर्थक माना जाता है। ठीक भैया, तो ये बात किसके बारे में? बेंथम के बारे में। मैंने आपको बताया कि बेंथम ने इंग्लैंड में लॉक के विचारों को आगे बढ़ाया और इनके जो लॉक के विचार थे इनको दार्शनिक आधार प्रदान किया। बेंथम ने स्वतंत्रता की अपेक्षा सुरक्षा को अत्यधिक महत्व दिया, यानी कि स्वतंत्रता की अपेक्षा उन्होंने स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया। बेंथम को क्या कहा जाता है? बेंथम को उपयोगितावाद का जनक के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया उपयोगितावाद के जनक कौन है, तो लॉक हैं। ठीक है भाई, इतनी बात आप याद रखेंगे। उपयोगितावाद का मूल मंत्र क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, बेंथम का क्या है? बेंथम कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करना ये राज्य का उद्देश्य है। बेंथम के अनुसार राज्यों को कानून बनाकर व्यक्तियों की क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। बेंथम का प्रसिद्ध कथन है कि कानून क्या है? कानून अनिवार्य दोष है। बेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कौन कहा जाता है? तो बेंथम को कहा जाता है। एक व्यक्ति एक वोट के समर्थक माने जाते हैं कि एक प्रत्येक व्यक्ति को एक समझा जाए, एक से अधिक ना समझा जाए। कौन है भैया? बेंथम के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बेंथम जहाँ मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया होगा जेरेमी बेंथम, वहाँ मैंने आपको इन सब चीज़ों पर चर्चा की है और भी बातें आपको बताई होंगी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। लिखिए जरा इसे। गर्मी इतनी है साथी, बहुत ज़्यादा। चलिए रफ करते हैं इसे। अगले आते हैं अपने स्पेंसर।
राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद को साथियों बेंथम ने क्या पहुंचाया, चरम सीमा पर पहुंचाया। इसीलिए साथियों बेंथम को स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है। स्पेंसर को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि स्पेंसर ने साथियों राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद को कहाँ पहुंचाया, चरम सीमा पर पहुंचाया। इसीलिए स्पेंसर को क्या कहा जाता है, स्पेंसर को इसलिए वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, स्पेंसर ये कहते हैं कि भाई जो राज्य है, राज्य को आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और न्याय से संबंधित कार्य करने चाहिए। स्पेंसर क्या कहते हैं, स्पेंसर कहते हैं कि राज्य को आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और न्याय से संबंधित कार्य करने चाहिए। स्पेंसर ने साथियों समाज को स्वावयवी संस्था के रूप में माना है। स्पेंसर ने समाज को स्वावयवी संस्था के रूप में माना और समाज को क्या माना, एक शरीर माना। समाज को क्या माना, एक शरीर की भांति माना। इसलिए साथियों स्पेंसर के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, शरीर के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत को हम शरीर के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, तो भैया स्पेंसर के सिद्धांत को शरीर के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। साथियों स्पेंसर जो थे, स्पेंसर ने साथियों योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है भैया, स्पेंसर माने जाते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ वाला भी ध्यान रखिएगा, लेसस फेयर वाला, लेसस फेयर का भी अर्थ पूछा गया है, उत्तरजीविता के सिद्धांत का भी अर्थ पूछा जाएगा। योग्यतम को उत्तरजीविता के सिद्धांत का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में क्या कर देना चाहिए, सभी व्यक्तियों को समाज में खुला छोड़ देना चाहिए। जिसकी क्षमता होगी वह जीवित रहेगा और जिसकी क्षमता नहीं होगी वह नष्ट हो जाएगा। तो योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। जिसकी क्षमता होगी वह जीवित रहेगा, जिसकी क्षमता नहीं होगी वह नष्ट हो जाएगा। तो योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत यही कहता है। इसके प्रतिपादक कौन है, तो स्पेंसर माने जाते हैं। ये दोनों बातें ध्यान रखिए, इसका अर्थ भी ध्यान रखिएगा और किसने दिया ये भी याद रखिएगा। साथ ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऊट पटांग रामायण से क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो कोर बात है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आप लोग प्रैक्टिस लगाइएगा। बेंथम की जो पुस्तक है उनकी क्या पुस्तक, बार बार बेंथम याद आ रहे हैं मुझे। स्पेंसर की जो पुस्तक है मैन वर्सेस स्टेट, उनकी एक पुस्तक है। उन्होंने कहा, उसी पुस्तक में कहा, यानी मैन वर्सेस स्टेट पुस्तक में उन्होंने कहा कि राज्य क्या है, राज्य व्यक्ति का शत्रु है। राज्य व्यक्ति का क्या है भैया, शत्रु है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। स्पेंसर ने यह बताने का प्रयास किया कि आदर्श समाज क्या होता है। आदर्श समाज वह समाज होता है जिसमें राज्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जिसमें राज्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैंने आपको पहले बताया होगा साथियों, जो नकारात्मक उदारवादी हैं, नकारात्मक उदारवादी मानते हैं कि राज्य क्या है भैया, राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य आवश्यक बुराई है। लेकिन इस नकारात्मक उदारवाद को, राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद को कहाँ पहुँचाया, चरम सीमा पर स्पेंसर ने पहुँचाया। इसीलिए ये वाला जो कथन था, यानी कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन स्पेंसर के नाम के साथ ही जुड़ गया। तो स्पेंसर का एक कथन है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, ठीक, लिखिए स्पेंसर के बारे में लिखें, स्पेंसर। ठीक है, डिस्पेंसर नहीं भैया, स्पेंसर है ना। लिखिए स्पेंसर ने राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद को चरम सीमा पर पहुंचाया। इसीलिए स्पेंसर को
वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है। ठीक भैया, ये जो जनक होते हैं ना, जनक, ये जनक से भाई साहब एक दो प्रश्न पूछ लेता है। पूछ लेगा कि भाई, पहले तो सिंगल पूछ लेगा कि इसके जनक कौन है, क्या आप बता देंगे साहब ये हैं, है ना। कि नकारात्मक उदारवाद के जनक कौन है, कि लॉक हैं, है ना। आर्थिक नकारात्मक उदारवाद के जनक कौन है, तो क्या एडम स्मिथ हैं, आप बता देंगे। लेकिन क्या पूछता है कि ये एक तरफ तो देता है विचारक के नाम देता है, और एक तरफ देता है, क्या देता है, जो जनक है, यानी कि नाम देता है। जैसे बेंथम के बारे में पूछेगा आपसे, वेंथम पूछेगा तो सुमेलित नहीं है कोई, ऐसे पूछेगा, है ना। ऐसे पूछेगा कौन सुमेलित नहीं है, या फिर उनको सुमेलित आपसे करवा लेगा। ये दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। जैसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के जनक बेंथम है, बात सही है ना। ऐसे ही लॉक के बारे में पूछ लेगा, उदारवाद के जनक कौन है, लॉक है। आर्थिक नकारात्मक उदारवाद के जनक कौन है, कि भैया एडम स्मिथ है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। बात क्लियर समझ में आ रही है आपसे? चलिए, ऐसे ही सकारात्मक उदारवाद के जनक कौन है, तो भैया टीएच ग्रीन है, उसके बारे में पूछ लेगा आपसे। तो मैंने कहा आपसे कि ये सुमेलित करने के लिए पूछेगा, या फिर आपसे कोई ये आपको दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि कौन सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछेगा, या फिर ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, है ना। उसमें आपको ऐसे ऐसे करना होता है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आपको करना होता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक किताबों से क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंगल पुस्तक पूछ लेगा, या फिर आपसे साथियों वो विचारक दे देगा एक तरफ बुक दे देगा, कौन सुमेलित नहीं है, या फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ऐसे पूछ लेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके 4-5 नंबर बढ़ जाएंगे आराम से, 4-5 नंबर आपके आराम से बढ़ जाएंगे आसानी से, ठीक है। कोई भी पेपर हो, कुछ भी हो भैया, ठीक है भाई। चलिए, तो मैंने आपको बताया स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। लिखिए, स्पेंसर ने, साथ ही स्पेंसर के अनुसार राज्य आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और न्याय से संबंधित कार्य करेगा। लिखिए, स्पेंसर के अनुसार, स्पेंसर के अनुसार राज्य आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, न्याय से संबंधित कार्य करता है, कार्य करेगा। तो स्पेंसर के अनुसार राज्य आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और न्याय से संबंधित कार्य करेगा। स्पेंसर ने समाज को स्वायत्त संस्था के रूप में माना। लिखिए, स्पेंसर ने समाज को स्वायत्त संस्था के रूप में माना, और समाज को शरीर की भांति माना। और समाज को क्या माना भैया? शरीर की भांति माना। इसलिए स्पेंसर के सिद्धांत को शरीर का सिद्धांत कहा जाता है। इसीलिए स्पेंसर के सिद्धांत को शरीर का सिद्धांत
शरीर का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, इसलिए साथियों स्पेंसर के सिद्धांत को क्या कहते हैं हम लोग? शरीर का सिद्धांत के रूप में जानते हैं। शरीर का सिद्धांत इसके सिद्धांत को कहा जाता है। बात क्लियर समझ में आई? स्पेंसर को साथियों क्या कहा जाता है? योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का क्या कहा जाता है? प्रतिपादक कहा जाता है। लिखिए, स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो स्पेंसर ने किसका प्रतिपादन किया भैया? योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत, ठीक है, लिखिए, का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ होता है कि, जिसका अर्थ क्या होता है कि समाज में, जिसका अर्थ क्या होता है? समाज में सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देना चाहिए जिसकी क्षमता होगी वह जीवित रहेगा। जिसकी क्षमता होगी वह जीवित रहेगा और जिसकी क्षमता नहीं होगी वह नष्ट हो जाएगा। और जिसकी क्षमता नहीं होगी वह क्या हो जाएगा भैया? नष्ट हो जाएगा। क्लियर बात आ गई समझ में? अरे हाँ या ना? बेंथम की एक पुस्तक है मैन वर्सेस स्टेट, उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य व्यक्ति का शत्रु है। लिखिए, बेंथम ने अपनी पुस्तक मैन वर्सेस स्टेट में कहा कि राज्य क्या है? राज्य व्यक्ति का शत्रु है। राज्य व्यक्ति का शत्रु है। स्पेंसर ने यह बताने का प्रयास किया कि आदर्श समाज वह समाज होता है जिसमें राज्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्पेंसर ने यह बताने का प्रयास किया कि आदर्श समाज वह समाज होता है जिसमें राज्य नाम की कोई चीज ना हो। ठीक, तो आदर्श समाज वह समाज होता है जिसमें राज्य नाम की कोई चीज ना हो। स्पेंसर का एक प्रसिद्ध कथन है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है।
क्योंकि भाई जो नकारात्मक उदारवादी हैं वो यही मानते हैं कि राज्य क्या है, राज्य एक आवश्यक बुराई, राज्य आवश्यक भी है और बुराई आवश्यक इसलिए ताकि राज्य सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय कार्य करता। बुराई इसलिए है देखिए यदि राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा व्यक्ति के जीवन में तो व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होगी, बाधित होगी। देखिए तो इसलिए नकारात्मक उदारवाद को या राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद को चरम सीमा पर जो पहुंचाने वाले थे वो स्पेंसर थे। इसलिए साथियों हम लोग ये जो कथन था ये स्पेंसर के नाम के साथ ही जुड़ गया। देखिए स्पेंसर का प्रसिद्ध कथन है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा यदि विचारधाराओं में दे कि भैया ये कथन किसका है तो नकारात्मक उदारवादियों का है, ठीक है। और नकारात्मक उदारवादियों में भी किसका है, राजनीतिक नकारात्मक उदारवादियों में है, ठीक है। यदि व्यक्ति में पूछे कि किस व्यक्ति का है तो स्पेंसर का है। लिखिए राज्य आवश्यक बुराई है, राज्य क्या है, राज्य आवश्यक बुराई है, ठीक है भैया। आवश्यक किस लिए है, क्योंकि राज्य क्या करता है, राज्य सुरक्षा करता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है और न्याय से संबंधित कार्य करता है। ये कार्य करता है इसलिए राज्य आवश्यक है। बुराई किस लिए है, क्योंकि यदि व्यक्ति के जीवन में राज्य हस्तक्षेप करेगा, राज्य हस्तक्षेप करेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। ठीक, तो बुराई इसलिए है राज्य, ठीक भैया। तो राज्य आवश्यक बुराई किस लिए है कि राज्य आवश्यक कार्य भी करता है। बुराई किस लिए, जीवन में व्यक्ति के यदि राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होगी, बाधित होगी। यदि इसलिए हम राज्य को क्या मानते हैं, आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई साथियों, बात ठीक है, अरे हाँ है ना। चलिए आगे मैं ज़रा टाइमिंग देख लूँ कितनी हो रही है वीडियो में, क्लास में, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। देखिए अभी समय है और आप लोग एक टॉपिक और देख लीजिएगा, नकारात्मक यानी कि आर्थिक नकारात्मक उदारवाद के रूप में। ठीक है भैया, चलिए इसे रफ करें फटाफट बहुत जल्दी, क्योंकि फिर टाइमिंग खिंच जाएगी बहुत ज़्यादा। ये थी हमारे स्पेंसर के बारे में। ध्यान रखिएगा, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, ठीक है भैया, अरे ठीक है भैया जी, कि समाज में सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देना चाहिए, जिसकी क्षमता होगी वह जीवित रहेगा, जिसकी क्षमता नहीं होगी वह नष्ट हो जाएगा। भाई लेसर-फेयर के सिद्धांत से तुलना करने की बात करें, लेसर-फेयर का जो सिद्धांत कहता है, लेसर-फेयर का सिद्धांत करता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। कहाँ पर, व्यक्ति को बाजार में अकेला छोड़ दो, और जब सभी व्यक्ति अपनी अपनी आय में वृद्धि कर लेंगे तो राष्ट्रीय आय में स्वमेव वृद्धि हो जाएगी। ये कौन कहता है, लेसर-फेयर का सिद्धांत कहता है। अर्थात ये बात करता है कि व्यक्तियों को अकेला छोड़ दो, कहाँ पर, बाजार में, यानी आर्थिक क्षेत्र में। और आर्थिक क्षेत्र में जो राज्य है, राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा, यानी कि जो राज्य है, राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप रखेगा।
हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो जूनियर एडिट का जो पेपर हुआ था उसमें। हम सोच रहे भाई बच्चे सोच रहे होंगे कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, भैया कहाँ छोड़ दो। ये जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन जो पूछता है वह पूछता है कि भाई जो कोर बात है, जो मेन बात है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। आप पढ़ के चले गए व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, भैया कहाँ छोड़ दो व्यक्ति का अकेला। क्वेश्चन तो वहां से बनेगा ना। जो ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं उनकी खोपड़ी में ना भैया, वो फिर सब मतलब ऐसे ही आउट ऑफ एरिया चले जाए, फिर वो कहे गुरुजी पेपर तो सिर से ऊपर चलोगा हमारे। भैया पेपर हमने सिर से ऊपर नहीं लेके जाना है, पेपर हमारे आंखों के सामने रखना है। सिर से ऊपर ले जाओगे फिर नकल पकड़ी जाएगी, क्योंकि भैया नकल कर रहेगा। समझ रहे। बात करें आर्थिक नकारात्मक उदारवाद की। आर्थिक नकारात्मक आर्थिक नकारात्मक उदारवाद की यदि मैं बात करूं साथियों आपसे, तो जो आर्थिक नकारात्मक उदारवाद है इसके जो जनक माने जाते हैं, मैंने आपको बताया होगा कि एडम स्मिथ को इसका जनक माना जाता है। क्या माने जाते हैं? एडम स्मिथ इसके जनक माने जाते हैं। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, मैंने आपको बताया होगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है उनकी, उसी पुस्तक में उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? लेसर्स फेयर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। कहाँ पर व्यक्ति को अकेला छोड़ दो? बाजार में, आर्थिक क्षेत्र में। यानी कि आर्थिक क्षेत्र में जो राज्य है, राज्य हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। इसका लेसर्स फेयर के सिद्धांत का अर्थ होता है कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करेगा। बात क्लियर है? एडम स्मिथ के अनुसार बाजार में क्या छोड़ देना चाहिए? बाजार में सभी व्यक्तियों को समान मात्रा में खुली छूट देनी चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए। जब सभी व्यक्ति अपनी अपनी आय में वृद्धि कर लेंगे तो राष्ट्रीय आय में स्वयं वृद्धि हो जाएगी। बात क्लियर समझ में आ रही है यहाँ तक? तो ये बताने वाले कौन थे भैया? ये बताने वाले थे एडम स्मिथ ने बताया। किस पुस्तक में बताया? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में बताया। साथी एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का भी जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एडम स्मिथ क्या कहते हैं? एडम स्मिथ कहते हैं कि राज्य को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। तो राज्य को क्या क्या कार्य करने चाहिए? वो एडम स्मिथ कहते हैं कि राज्य को भैया सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए, सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। राज्य को शांति व्यवस्था बनानी चाहिए, राज्य को शांति व्यवस्था बनानी चाहिए। राज्य को न्याय से संबंधित कार्य करने चाहिए, राज्य को न्याय से संबंधित कार्य करने चाहिए। राज्य को ऐसे उद्योगों का क्या करना चाहिए? रखरखाव करना चाहिए जिससे प्राइवेट को घाटा हो सके, जिससे प्राइवेटाइजेशन को क्या हो सके? घाटा हो सके। तो राज्य को ऐसे उद्योगों का क्या करना चाहिए? रखरखाव, संरक्षण करना चाहिए जिससे प्राइवेट जो उद्योग है उनको क्या पहुंच सके? हानि पहुंच सके, उनको प्राइवेट को घाटा हो सके। ठीक है भाई बात। एडम स्मिथ कहते हैं कि राज्य को केवल इन्हीं कार्यों में यही कार्य करने चाहिए और लोक कल्याणकारी कार्य से राज्य को दूरी बनानी चाहिए। राज्य को लोक कल्याणकारी कार्यों से क्या करनी चाहिए भैया? दूरी बनानी चाहिए। एडम स्मिथ के विचारों को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? तो माल्थस थे। कौन थे भैया? माल्थस ने एडम स्मिथ के विचारों को क्या बढ़ाया? आगे बढ़ाया। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? तो रिकार्डो ने पहुंचाया। रिकार्डो ने मजदूरों के लौह नियम का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। ठीक है भाई, ये बात मैंने आपको बताई। चलिए आर्थिक नकारात्मक उदारवाद के बारे में हम लोग लिख लें। लिखिए, आर्थिक नकारात्मक उदारवाद के जनक कौन है भाई? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ माने जाते हैं। ठीक है,
तो एडम स्मिथ को आर्थिक नकारात्मक उदारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में, लिखिए, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक कौन सी भैया, वेल्थ ऑफ नेशन में लेसेस-फेयर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेसेस-फेयर का अर्थ होता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, या आर्थिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करेगा। बात किधर समझ में आ रही भैया आपको, है ना। एडम स्मिथ के अनुसार बाजार में सभी व्यक्तियों को क्या कर देनी चाहिए, बाजार में सभी व्यक्तियों को खुली छूट दे देनी चाहिए। लिखिए, बाजार में सभी व्यक्तियों को खुली छूट देनी चाहिए, खुली छूट दे देनी चाहिए। जब सभी व्यक्ति अपनी आय में वृद्धि कर लेंगे तो राष्ट्रीय आय में स्वयं वृद्धि हो जाएगी। ये कौन कहते हैं? ये एडम स्मिथ कहते हैं साथियों। ये कौन कहते हैं मेरे साथी? एडम स्मिथ कहते हैं। एडम स्मिथ का एक प्रसिद्ध कथन है, कि वाणिज्य एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। लिखिए,
एडम स्मिथ का कथन है, क्या कथन है कि वाणिज्य एवं स्वतंत्रता, वाणिज्य एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। तो वाणिज्य एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। किसका कथन है? तो एडम स्मिथ का कथन। एडम स्मिथ ने साथियों राज्य को कुछ कार्य करने को कहा है। एडम स्मिथ के अनुसार राज्य को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। लिखिए, एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार राज्य को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। तो एडम स्मिथ के अनुसार राज्य को क्या क्या कार्य करने चाहिए? एडम स्मिथ ने यह बताने का प्रयास किया साथियों कि राज्य को क्या करना चाहिए? राज्य को सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। नंबर 1 क्या बताया? नंबर 1 उन्होंने बताया कि राज्य को सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा, राज्य को शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। राज्य को शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। ठीक। अगला इन्होंने बताया कि भाई जो राज्य होता है, राज्य को न्याय संबंधी कार्य करने चाहिए। राज्य को न्याय संबंधी कार्य करने चाहिए। और इन्होंने बताया कि वे राज्य को ऐसे उद्योगों का रखरखाव करना चाहिए, ऐसे उद्योगों का संरक्षण करना चाहिए जो प्राइवेट उद्योग को क्या कर सके, घाटा प्रदान करते हों। लिखिए नंबर 4 कि राज्य को ऐसे उद्योगों का संरक्षण करना चाहिए जो प्राइवेट को घाटा करते हों। ठीक है भैया। तो एडम स्मिथ ने कहा कि राज्य को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तो भैया इन्होंने बताया कि राज्य को सबसे पहले सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बताने का प्रयास किया कि राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। अगला इन्होंने बताया कि राज्य को न्याय से संबंधित कार्य करने चाहिए। अगला इन्होंने बताया कि राज्य को ऐसे उद्योगों का संरक्षण करना चाहिए, ऐसे उद्योगों का रखरखाव करना चाहिए जो प्राइवेट को क्या करें, जो प्राइवेट को नुकसान करते हों, प्राइवेट को घाटा प्रदान करते हों। बात क्लियर समझ में आ रही भैया? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक। जरा मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। चलिए,
याद रखेंगे ये सब बातें। ठीक है भाई। आगे देखते हैं, जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ के जो विचारों को आगे बढ़ाया वो किसने बढ़ाया? माल्थस ने बढ़ाया। ठीक है भाई। एडम स्मिथ के विचारों को माल्थस एवं रिकार्डो ने आगे बढ़ाया। लिखिए यहाँ से और इस बीच में अपना आ जाएगा। ठीक है भैया, लिखिए। अरे ठीक है भैया जी। और बहन जी जितने भी हमारी जुड़ी हुई हैं, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। और एम.एन. चौधरी सर जब तक हैं, जब तक आपको कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं, जब तक आपका भाई जिंदा है तब तक आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। ठीक है भाई। हम जब तक हैं तब तक आपको पढ़ाएंगे, चाहे हम किसी भी चैनल पर पढ़ाएं। हो सकता है कि हम चैनल को ही छोड़ दें, लेकिन आपको ज़रूर पढ़ाया जाएगा। जो मेरा उद्देश्य है जीवन में वो मैं करके मानूंगा, चाहे मुझे घाटा हो चाहे मुनाफा हो। ठीक है भाई। चलिए, और मुनाफा और घाटा करना तो सब भाई स्टूडेंट्स जो हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं उनके साथ, उनके द्वारा ही होता है। यदि आप अच्छे से समर्थन करेंगे तो काहे का घाटा भाई, है ना। देखिए, यदि आप हमारे साथ हैं तो हमें डरने वाली बात नहीं कि भैया हमारे भाई बहन हमारे साथ हैं। चलिए, तो जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ के विचारों को जो आगे बढ़ाने वाले थे वो कौन थे? वो माल्थस और रिकार्डो थे। माल्थस और रिकार्डो को जो थे, उन्होंने चार्जर लाई, इसका चार्जर लाओ, चार्जर इसका। तो मैंने आपको बताया कि जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ के विचारों को आगे बढ़ाने वाले कौन थे भाई? आगे इन्होंने इनके विचारों को जो बढ़ाया वो माल्थस और किसने बढ़ाया? रिकार्डो ने बढ़ाया। ठीक है। लिखिए, एडम स्मिथ के विचारों को आगे माल्थस एवं रिकार्डो ने बढ़ाया। ठीक है भाई। माल्थस ने क्या किया? माल्थस ने साथियों जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि रिकार्डो ने मजदूरों के लौह नियम का प्रतिपादन किया, मजदूरों के संगठन के नियम का प्रतिपादन किया, जबकि रिकार्डो ने मजदूरों के लौह नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है भाई। तो ये जो नकारात्मक उदारवाद थी, इस नकारात्मक उदारवाद के बारे में मैंने आपको बताया कि दो प्रकार, एक राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद और दूसरा मैंने आपको बताया आर्थिक नकारात्मक उदारवाद के बारे में। राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके जो जनक हैं वो जॉन लॉक माने जाते हैं। इनके विचारों को आगे किसने बढ़ाया? तो उन्होंने बेंथम ने बढ़ाया। उसके बाद स्पेंसर ने उनको चरम सीमा पर पहुंचाया। स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है। अगला मैंने आपको बताया आर्थिक नकारात्मक उदारवाद के बारे में। इसको लाने वाले कौन थे? तो एडम स्मिथ थे। इनके विचारों को माल्थस और रिकार्डो ने आगे बढ़ाया, है ना। ये जो साथियों नकारात्मक उदारवाद था, नकारात्मक उदारवाद ने क्या हुआ आगे चल करके? नकारात्मक उदारवाद के चलते, इस पूंजीवादी व्यवस्था के चलते क्या हो गया भाई? आगे चल करके इसने समाज में विषमता उत्पन्न कर दी। और मेरे साथ ही समाज में विषमता ऐसी उत्पन्न करी, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।
जैसे आप वर्तमान में देख लीजिए, अगर हम देश के सबसे ज़्यादा 100 अमीरों को हटा दें तो हम देखें देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है। देश के यदि हम 100 अमीरों को हटा दें जिनके पास 95% संपत्ति है देश की, तो हमारे कहाँ है जीडीपी और कहाँ है भैया पीसीआई पर कैपिटा इनकम, कहाँ है? कुछ भी नहीं, सब खत्म है उनके। अरे उनकी वजह से तो अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था है, वो खत्म तो अर्थव्यवस्था खत्म। पता तो हमें जब चलेगा ना हमारे देश में खुशहाली कितनी है, भुखमरी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, देश को पता तो सरकार को पता जब चलेगा। लेकिन सरकार ज़मीन पर उतर कर नहीं देखती है, सरकार हम जैसे लोगों को मूर्ख बनाती रहती है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाएगी, कभी सवर्ण और दलित के नाम पर लड़ाएगी। ये सरकार का क्या है, ढकोसला है सरकार का, ये भैया ये सरकार की क्या है, राजनीति है। लेकिन जिस समय रहते यदि आप इसको समझ गए तो आप हो सकता है कुछ जीवन में कुछ अच्छे नागरिक बन जाएं। और अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है। और आवाज़ जब उठाएंगे जब आपने संविधान पढ़ रखा होगा। जिस व्यक्ति ने संविधान को पढ़ लिया, जिस व्यक्ति ने अंबेडकर को पढ़ लिया, जिस व्यक्ति ने बुद्ध को पढ़ लिया, उसके बुद्ध होने की संभावना कम हो जाती है और सरकार के हलक में डंडा डाल के वो काम करा लेता है। ध्यान रखिएगा इस बात की, तो डरने का नहीं। ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया इस नकारात्मक उदारवाद के चलते, पूंजीवाद व्यवस्था के चलते आगे चल कर के समाज में विषमता उत्पन्न हुई। और विषमताओं में क्या हुआ कि भाई जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक तरफ तो हम देख रहे हैं झुग्गी झोंपड़ी पड़ी है भाई, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि क्या कि भैया 5 स्टार 7 स्टार बिल्डिंगें खड़ी हैं भाई साहब, 25-25 मंजिला इमारतें खड़ी हैं। ये गरीब और अमीर के बीच की जो खाई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसी के विरोध में साथियों, इसी के विरोध में हमारे मार्क्सवादी विचारधारा का जन्म हुआ, मार्क्सवाद का विचारधारा का जन्म हुआ, मार्क्सवाद का जन्म हुआ। 19वीं शताब्दी में जब मार्क्सवाद का जन्म हुआ तो इस मार्क्सवाद के डर से इन पूंजीपतियों ने अपने आप में परिवर्तन कर लिया। अपने आप में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। अपने आप में क्या हुआ, परिवर्तन कर लिया इन्होंने। मार्क्सवाद से बचने के लिए क्या किया इन्होंने, अपने आप में परिवर्तन कर लिया और सकारात्मक उदारवाद की उत्पत्ति हुई। और सकारात्मक उदारवाद की उत्पत्ति हुई साथियों। ठीक है भाई, लिखिए जरा 4-5 लाइनें लिखिए, बहुत जल्दी लिखिए। इसी नकारात्मक उदारवाद या पूंजीवादी व्यवस्था ने इसी नकारात्मक उदारवाद या पूंजीवादी व्यवस्था ने आगे चलकर समाज में विषमताएं उत्पन्न कर दी, विषमताएं उत्पन्न कर दी। अमीर और गरीब के बीच, अमीर और गरीब के बीच की खाई अत्यधिक बढ़ गई, अत्यधिक बढ़ गई। इसी के विरोध में 19वीं शताब्दी में मार्क्सवाद का जन्म हुआ। मार्क्सवाद का जन्म हुआ और मार्क्सवाद से अपने आप को बचाने के लिए नकारात्मक उदारवादियों ने अपने आप में परिवर्तन कर लिया, अपने आप में या अपनी व्यवस्था में परिवर्तन किया। इसी के परिणाम स्वरूप
सकारात्मक उदारवाद की उत्पत्ति हुई। इसी के परिणाम स्वरूप सकारात्मक उदारवाद की उत्पत्ति हुई। ठीक है साथियों, तो अब हम लोग कल देखेंगे सकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद अपना क्लियर, एक सकारात्मक उदारवाद वीडियो बन जाएगी, एक अपनी बन जाएगी लोक कल्याणकारी राज्य पर बन जाएगी, लोक कल्याणकारी राज्य, और जो नव उदारवाद है उसमें शामिल कर देंगे हम लोग। ठीक है भाई, तो उदारवादी विचारधारा हमारी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे समाजवाद को। समाजवाद, अरे भाई ये समाजवाद क्या है? समाजवाद है गरीबों के कल्याण की योजना। यानी कि समाजवाद क्या है? समाजवाद गरीबों के कल्याण का क्या है? एक टूल है। जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, उसी प्रकार से समाजवाद को स्थापित करने का कोई भी निश्चित तरीका नहीं होता। ध्यान रखिएगा। नमस्कार, ध्यान रखिएगा साथियों, मेरा भी और अपने परिवार का भी। और खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मंगलमय। जय हिंद।